प्यारे बच्चों, यू आर हार्टली वेलकम इन माई चैनल जीवांश एजुकेशनल अकेडमी. I am Kanhaiya Pandey. In the previous lecture, we have studied about the various types of atomic models, a comparative study of atomic models from Dalton to Niels Bohr, and modern atomic model, quantum atomic model. In the previous lecture, we had discussed J.J. Thomson atomic model, also known as plum pudding model. बच्चों 1999 के पहले डाल्टन ने क्या कहा था? A atom is a teeny indivisible स्फीयर. डाल्टन ने कहा था इसे. जे थॉमसन ने जो कहा उसके बारे में पता है बच्चों? किस माइक्रोस्कोप से एटम के भीतर देखना संभव है? संभव है? इट्स इम्पॉसिबल. जानते हो एटम बहुत ही छोटा होता है, तो किसी माइक्रोस्कोप से तो देख के पता लगाना संभव था नहीं कि एटम के अंदर की दुनिया कैसी है. बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देती है. इवन जिसके अंदर माइक्रोस्कोप से भी देखना संभव नहीं है. समझ गए बच्चों? 1911 में रदरफोर्ड के क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट ने पूरे इन द फील्ड ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटम एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया. और ये टॉपिक बच्चों न केवल तुम्हारे एग्जाम, स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि नीट और जी में तुम्हारी प्रिपरेशन की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. तो आइए पहले यहां हम हेडिंग नोट कर लेते हैं. टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन. समझने के बाद ये जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसी समय मत लिखिएगा. समझ गए ना? पर्याप्त टाइम मिलेगा नोट करने के लिए. रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट्स के क्या ऑब्जर्वेशन थे, उन ऑब्जर्वेशंस के बाद क्या कंक्लूजन ड्रा किया रदरफोर्ड ने, और उन कंक्लूजन के बाद जो उन्होंने एटम का मॉडल दिया, उसके बारे में आज हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल में उसके बारे में जानेंगे बच्चों. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. जैसा कि तुम बोर्ड पर देख रहे हो, ये शीशे का ब्लॉक है जिसके अंदर का रेडियम रखी गई है. रेडियम क्या है? ए सोर्स ऑफ एल्फा पार्टिकल्स. रेडियम a source of alpha particles. Alpha particles क्या है तुम्हारे? What are alpha particles? Positively charged helium nucleus. हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम मतलब जानते हैं इनर्ट गैस है.
हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, समझ गए ना। और उसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम एटम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बच्चों, तो हीलियम का केवल न्यूक्लियस बच जाता है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मास ऑफ ए अल्फा पार्टिकल जानते हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है 4u चार्ज प्लस 2e धनात्मक आवेश। ये जानते हो एलिमेंट्री आवेश से, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक, अल्फा रेज आर अल्फा पार्टिकल्स, ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। A beam of alpha particles. What are alpha rays? A beam of alpha particles. यहां स्लिट का क्यों उपयोग किया जाता है? रेडियम, रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिससे स्वयं अपने आप अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल निकलते रहते हैं। अब एक प्रश्न उठेगा कि कैसे अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट किया जाए। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आराम से पहचाना जा सकता है। बाद में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में विस्तार से अध्ययन करोगे तुम लोग। ये तीनों जो बीटा क्या होती है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीटा पार्टिकल उसमें से निकलता है। गामा न्यूट्रॉन समझ सकते हैं, नो चार्ज। फोटॉन समझ जाइए, गामा रेस फोटॉन कहा जाता है ना। स्लिट हर दिशाओं में निकलती है अल्फा रेस। तो हमें क्या चाहिए? हमें गोल्ड फॉइल पर ले जाके बम्बार्डमेंट कराना है, इस पर गोल्ड फॉइल से टकराना है। तो ये हाई स्पीड में टकराए, समझ गए बच्चों, और क्या हो, एक यूनि डायरेक्शनल में हो, इसलिए यहां पर स्लिट का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? स्लिट का फंक्शन क्या है यहां पे? Slit is used to get unit high speed unidirectional अल्फा रेज। स्लिट का यही काम है, इसको जोड़ लीजिए। टू गेट या प्रोड्यूस भी कर सकते हो अ नैरो यूनिडायरेक्शनल, ऐसे लिख लीजिए, टू प्रोड्यूस ए नैरो यूनिडायरेक्शनल हाई स्पीड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। क्यों पतली? क्योंकि यहां देखिए गोल्ड फॉइल, बहुत पतली गोल्ड फॉइल का उपयोग होता है। समझ गया ना? स्पीड हाई क्यों रहनी चाहिए? तो अल्फा बीटा और गामा रेज में सबसे पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अल्फा रेज की होती है। समझ गया ना? अगर मोटा फॉइल हो, पतला थीन फॉइल, देख रहे हैं थीन क्यों? क्योंकि पतला होगा, 2-3 रीजन है, मैं बता रहा हूं। पहले तो मोटा होगा तो पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है, ये ब्लॉक कर दिए जाएंगे, रोक लिए जाएंगे। गोल्ड फॉइल को ये पास, गोल्ड फॉइल से पास नहीं हो पाएगा।
समझ गए? तो आइए इसके बाद क्या है, थिन गोल्ड फॉयल है और ये सर्कुलर जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। बस इन दोनों का क्या काम है उसको भी नोट कर लेते हैं। जिंक सल्फेट गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद एल्फा रेज अगर कहीं पर भी ये हो, जानते हैं ना एल्फा रेज क्या होती है, इनविजिबल होती है। तो इस गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद ये कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर स्ट्राइक करती हैं तो उससे क्या होता है, ए फ्लैश ऑफ लाइट इज गिवन आउट। समझ गया ना? इसलिए द सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्फा पार्टिकल आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉयल at any point around the gold foil। समझ गए बच्चों? तो आइए इसको भी थोड़ा दो लाइन में नोट कर लेते हैं। थिकनेस कितनी होती है इस फॉयल की? अबाउट, कल्पना कीजिए कितनी, 100 नैनोमीटर होती है। जानते हैं 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। कल्पना कीजिए, मतलब कुछ 100 एटम की मोटाई के बराबर थिकनेस होती है। कुछ 100 परमाणुओं की मोटाई के बराबर इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस होती है। अच्छा, गोल्ड फॉयल की जगह और भी, चाहे सिल्वर हो, समझ गया ना, कॉपर हो, किसी की भी फॉयल यूज की जा सकती है, लेकिन गोल्ड की फॉयल क्यों को वरीयता दी गई, इसके दो तीन रीजन इसको समझ लेते हैं बच्चों। गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो होता है, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड इज हाईली मैलिएबल। पढ़े हो तुम पिछले क्लास में, नीचे के क्लास में पढ़े हो। सो इट कैन बी बीटेन into very thin foil। पतली ही क्यों, बता चुके हैं, समझ गए ना? दूसरा कारण क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड 79 होता है। समझ गए ना? तो गोल्ड एटम के न्यूक्लियस में क्या होंगे, 79 प्रोटॉन्स होंगे। एल्फा रेज पर्याप्त क्या होती हैं, हेवियर होती हैं। समझ गए ना? तो इनको डिफ्लेक्ट करने के लिए गोल्ड का एटम ही क्या होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो एटम के भीतर। समझ गए? सो एल्फा पार्टिकल्स कैन पास थ्रू and interact only one atom। जब पतला रहेगा तभी, समझ गया? मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स क्यों पतला, मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स कैन पास थ्रू एंड इंटरेक्ट ओनली वन गोल्ड एटम, एटम ऑफ गोल्ड। क्योंकि एटम के भीतर की संरचना जाननी है ना, एक ही साथ कई एटम से स्ट्राइक करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो मिलेगा एक्सपेरिमेंट का वो क्या होगा, स्पष्ट नहीं होगा। समझ गए बच्चों? बेसिक रीजन क्या है, थिन गोल्ड फॉयल, गोल्ड ही का फॉयल, इसको क्यों प्रीफरेंस दी जाती है, ये तो मेलिएबल होता है, जानते हो,
पतले फॉयल में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा रीजन है एटॉमिक नंबर क्या होता है बोल्ट का, 79 है। तो कहोगे कि 79 होने से क्या मतलब बताया ना, थोड़ा इसको यहां नोट कर लीजिए, तब इसके बाद ये तीसरा जो रीजन है इसको यहां पे नोट कर लेंगे हम लोग। तीन जो बेसिक रीजन है, a large hence a large positive nucleus produces a strong electrostatic repulsion on alpha particles. This makes the deflection of alpha particles easier to observe. आराम से ऑब्जर्व हो रहा है, समझ गया ना, आसानी से स्ट्रांगली रिपेल करेगा वो अल्फा पार्टिकल्स को, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो इनका डिटेक्शन क्या हो जाएगा, एंड डिटेक्शन भी जोड़ सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इजियर टू ऑब्जर्व। Alpha particles easier to observe। समझ गए? नोट कर लीजिए। एक तीसरा रीजन और है जो इसके नीचे बताए थे, हम उसको भी ऑब्जर्व कर, उसको भी नोट कर लेते हैं। A thick foil would cause a multiple collision अल्फा पार्टिकल्स और बोल्ट के कई एटम के बीच कोलिजन हो जाएगा। समझ गए ना? अ थिक फॉयल वुड कॉज ए मल्टीपल कोलिजन्स सो दैट inaccurate results can be obtained। inaccurate result आ जाएगा। So cold foil is made thin to pass through and interact only
1 गोल्ड एटम। रीजन याद हो गया होगा, समझ गया ना। हाईली मेरिएबल है, पतले फॉइल में चेंज किया जा सकता है। दूसरा रीजन क्या है, एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो बहुत संख्या में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे गोल्ड एटम के भीतर, तो स्ट्रांगली क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा उसके बीच में, तब उनकी स्कैटरिंग क्या होगी, और स्कैटरिंग के बाद उनका डिटेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा रीजन क्या है, अगर थिक फॉइल हो तो क्या होगा, मल्टीपल कोलिजन होगा, और इसलिए क्या होगा, इनएक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए गोल्ड फॉइल को थिन बनाया जा सकता है ताकि इससे अधिकांश अल्फा रेज क्या हो, गुजर सके, समझ गया ना, और उनका इंटरेक्शन केवल एक गोल्ड एटम से हो, क्योंकि एक एटम के बारे में हम लोग को जानना है। समझ, एक एटम के बारे में जान गए तो सब एटम के बारे में जान जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप और जो एक्सपेरिमेंट पे जो भी यूज हुआ है बच्चों, इसके बारे में समझ गए हैं, ये जानते हैं। इसी में रेडियम इज केप्ट इन ए ब्लॉक ऑफ लेड, शीशे के ब्लॉक में रखा जाता है। ठीक, ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप फिगर ए का समझ में आ गया होगा बच्चों। अब क्या ऑब्जर्वेशन से इस रिजल्ट के, और उसके बाद क्या कंक्लूजन थे, इसको बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आया। सर्कुलर जिंक सल्फेट स्क्रीन का समझ ही गए हैं, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ alpha particles around the thin foil at any point, कहीं पर भी स्ट्राइक करें, इसके चारों तरफ टकराने के बाद, कोलिजन के बाद। आइए बच्चों, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस, नंबर 1, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स underweight undeflected, about 99.9% अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, सीधे निकल गए। दैट इज they pass through the gold foil straight, सीधे इनसे निकल गए। देख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे 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 स्ट्रेट निकल गए, अबाउट 99.9%। few alpha particles were deflected through an angle through 90 degree or more than 90 degree. थर्ड, और इनमें से वेरी फ्यू में से भी वेरी फ्यू one alpha particle out of 20,000 deflected back
on the same path. यही 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे बच्चों रदरफोर्ड के। ऑब्जर्वेशन समझ गए बच्चों? बस मात्र यही 3 ऑब्जर्वेशन थे मेन। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स underwent undeflected, that is, they passed through the gold foil state without any deflection. Without any deflection from their original path. इतना समझते हुए सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। Few alpha particles were deflected through 90 degree, बच्चों यहाँ पर स्मॉल एंगल्स थोड़ा कर लीजिए, थ्रू स्मॉल एंगल्स बता रहे हैं अभी। स्मॉल एंगल फॉर ग्रेटर देन, इसमें दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ही, तो पहले ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष, रदरफोर्ड की बात छोड़ो, यू कैन इजिली ऑल्सो ड्रा कंक्लूजन ऑन दिस। क्या होगा कि एटम का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। यहीं पर कंक्लूजन लिख लेते हैं हम लोग। What conclusions were drawn by Rutherford on the basis of these observations? Since most alpha particles pass through gold foil undeflected, it indicated that most of the space, एटम के भीतर जितना भी स्पेस है उसका अधिकांश भाग, मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी, खाली है। देखिए बिना माइक्रोस्कोप के देखे हुए। बच्चों स्मॉल एंगल का मतलब क्या होता है? जिन एल्फा पार्टिकल्स पर बच्चों न्यूक्लियस के, गोल्ड एटम के न्यूक्लियस से दूर से ही डिफ्लेक्ट होंगे, वे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। समझ गए ना? और जो न्यूक्लियस के, गोल्ड एटम के न्यूक्लियस के बहुत जो नजदीक से गुजरेंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री से अधिक एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। समझ में आया? इसका मतलब यही है, the more the magnitude of reflection indicates that alpha particles were passed close to the nucleus। जितना कोण बड़ा होगा उतना ही उसका मतलब है कि न्यूक्लियस के नजदीक से वो पास कर रहे हैं। छोटे एंगल से मतलब दूर से ही डिफ्लेक्ट हो गया न्यूक्लियस से। समझ में आया? इसका मतलब यही इतना है। अब एक चीज यही बताइए, एक एल्फा पार्टिकल क्या है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। हालांकि 1911 का एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का। न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। उस समय न्यूट्रॉन नहीं खोजा गया था, फिर भी खोजा नहीं गया था, लेकिन न्यूट्रॉन तो था, बाद में भले खोजा गया हो। अगर मान लो एक बहुत बड़ा शीशे का मार्बल की कल्पना करो और छोटी छोटी गोलियां हैं, समझ गए ना?
और ये स्कैटर्ड है, एटम के भीतर ये छितराए हुए हैं, तब क्या करेंगे? इस बड़े गोले को कभी डिफ्लेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसका मतलब कि एटम के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है, अधिकांश भाग तो रिक्त हो गया, उसको क्या होना पड़ेगा? ऐसे एक जगह पर उनको क्या होना पड़ेगा? एकत्रित होना पड़ेगा। तभी जाकर के ये क्या करेंगे? अपने से 4 गुना मास वाले को क्या करेंगे, और अपने से दूने चार्ज वाले को, अल्फा पार्टिकल को, समझ गए ना। और एक ही अल्फा पार्टिकल तो था नहीं, इनको डिफ्लेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? ये दूसरे का निष्कर्ष क्या होगा? The positive charge within the atom should be concentrated at one place. बस ये दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है, इसका कंक्लूजन यही है। The total positive charge समझ जाओगे? within the atom must be concentrated at one place. एक प्लेस पर उनको एकत्रित रहना पड़ेगा, तभी दे कैन स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट दिस हेवियर अल्फा पार्टिकल्स। अगर स्कैटर्ड रहेंगे एटम के भीतर तो नहीं होगा। द टोटल पॉजिटिव चार्ज विद इन द एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस। नोट कर लीजिए। क्या बच्चों, इस तीसरे ऑब्जर्वेशन का क्या कंक्लूजन है? फ्यू, और उसमें से भी बहुत कम डिफ्लेक्टेड बैक गए और उसी पथ पर आए, मतलब 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हुए या 90 डिग्री से अधिक डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब कि जिस स्थान पर ये पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड हैं, वह स्थान क्या होना चाहिए? बहुत ही छोटा होना चाहिए। बहुत से छोटे स्थान में टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होना चाहिए। समझ में आया? Since the number of alpha particles deflected back is very, very small, it shows that the space occupied by total positive charge within the atom occupied by the total positive charge within the atom is very, very small, compared to the total volume of the atom.
और इस जगह में टोटल पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे थे बच्चों, उसी को कहा गया न्यूक्लियस, उसे ही न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस की क्या हो जाएगी, वन लाइन डिफिनीशन लिखनी हो तो कैसे लिखिएगा, व्हाट इज न्यूक्लियस, यहां नोट कर लीजिए। A nucleus within the atom is a place where entire mass and where the entire mass and the entire positive charge is concentrated, and the volume of this place is negligible या very very small. To the total volume of एटम। ये बच्चों न्यूक्लियस की तुम्हारी डिफिनीशन हो गई, समझ गए। एस्केपिंग अल्फा पार्टिकल में बच्चों रदरफोर्ड ने साइज ऑफ एटम क्या होता है मेजर किया था, साइज ऑफ एटम 10 to the power minus 10 meter and size of nucleus 10 to the power minus 15 meter। अंदाजा लगाइए, मतलब अगर न्यूक्लियस को एक छोटे से क्रिकेट की गेंद की तरह समझिए तो पूरे एटम का रेडियस कितना होगा, 5 किलोमीटर क्षेत्र में होगा बच्चों, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। समझ में आया। आइए बच्चों इसके आधार पर हम लोग क्या कर लेते हैं और यहीं पर इसको भी समझ लेते हैं। जो 90 डिग्री से अधिक एंगल पर डिफ्लेक्ट, देखिए एक एटम के द्वारा स्कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल बाय सिंगल एटम, ये मल्टीपल एटम्स हैं, ये इनकी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, समझ गया ना। जो न्यूक्लियस के नजदीक से जो एल्फा पार्टिकल गुजरा स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हुआ ग्रेटर देन 90 डिग्री, समझ गए ना। जो दूर से डिफ्लेक्ट हो गए बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, समझ में आया बच्चों। ये मल्टीपल एंगल्स के द्वारा है, सॉरी मल्टीपल एटम्स के द्वारा स्कैटरिंग है अल्फा पार्टिकल्स की। अधिकांश बार देखिए रिक्त होता है, देखा है ना, फिगर से समझ में आ जाएगा। इतना डिस्कस करने के बाद में अब थोड़ी सी जो मेन पॉइंट्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, उसको बस नोट कर लेते हैं बच्चों, समझ में आया। इन ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। 2 पार्ट है, ऑफ एटम बच्चों ये छूट गया है, इंटायर पॉजिटिव चार्ज of an atom
समझ गया ना, कंसंट्रेटेड। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो मेन पॉइंट प्रोटीन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, उनको नोट कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की मेन बातें क्या है, मेन पॉइंट्स जो है उनको नोट कर लेते हैं। आफ्टर दी discussion of observations and conclusions of Rutherford's scattering experiment, हम लोग जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन बातें हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, उसको नोट कर लेते हैं। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के आधार पर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, on the basis of observations and conclusions alpha scattering experiment Rutherford proposed his atomic model in 1911. According to this model, an atom consists of two parts. First, nucleus, as we have discussed before, it is very small in size, carries positive charge, and total mass ऑलमोस्ट कर देते हैं आप, ऑलमोस्ट टोटल मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास है लेकिन वो बहुत कम होता है। ऑफ द एटम एंड कंटेन्स ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ द एटम। ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। क्यों? सिंस mass of electrons is negligible, hence total mass of the atom is due to the mass of protons and neutrons present in the nucleus.
न्यूक्लियस। दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अलावा जो एटम का भाग है, the space around the nucleus was known as where electrons were distributed were distributed was known as extra nuclear part. Of the atom. पॉइंट करके लिख लेते हैं। एटम्स आर नॉट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, जैसा कि जे थॉमसन मॉडल में था, बट दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in circular orbits. Like the planets around the sun, in solar system. समझ गए बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स नाभिक में क्यों नहीं गिरते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर ऑब्जेक्शन किया था। समझ गए ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है उसके आधार पर ऑब्जेक्शन हुआ है। आगे इसको डिस्कस करेंगे हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स do not fall in the nucleus because the force of attraction between the nucleus positively charged nucleus and negatively charged electrons is balanced by centrifugal force. Centrifugal force
comes into the play. बच्चों कोई चीज जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, कि फिजिक्स में पढ़े हो, तो यहां पॉजिटिवली चार्ज ये इलेक्ट्रॉन है, इनकी भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, समझ गए ना? तो क्या है? एक्शन और रिएक्शन फोर्स याद कीजिए। उतना ही फोर्स इस पर सेंटर के बाहर की तरफ लगता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ, न्यूक्लियस खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और उतना ही फोर्स इस पर क्या लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। यही लॉजिक दिया था, तर्क दिया था रदरफोर्ड ने, इसके कारण इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं गिरते। समझ में आया बच्चों? तो हम लोग इसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। यही रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की मेन बातें हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइसोटोप, आइसोबार्स, ये सब पढ़ेंगे। और तब इसके बाद में एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार्स, ये सब पढ़ेंगे। और इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिटेल्ड में तुम्हारी एनसीईआरटी बुक, लिमिटेशंस बहुत डिटेल में। समझ गए ना? ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।